See us? Hi, Namita. Hi everyone. Cool. Yeah. So we'll do the session mostly in Hindi, but a little bit in English. I don't know if we'll have time for translation. So if you can't catch anything, to फिर end of the session में then we can figure it out. So welcome everybody. Good afternoon. And Namita, people are still pouring in from having their coffee. I hope you're awake after चाय कॉफ़ी पीने के बाद में. आज हमने सुबह 2 सेशंस बहुत ही इंटरेस्टिंग मैंने जो अटेंड किए. एक था इंटरजेनरेशनल कैसे हम नॉलेज ट्रांसफर्स कर रहे हैं स्पेशली अबाउट दिस टॉपिक ऑफ लैंड, और फिर अभी जो ऑर्गेनाइज किया था जिसमें हमने कम्युनिटीज से कुछ महिलाओं से सुना कि वो लोग क्लाइमेट के विषय में कैसे एड्रेस कर रहे हैं क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज को. सो हमने सोचा कि ये वाला जो सेशन है वो थोड़ा इंटेलेक्चुअल रखते हैं कि कैसे हम अपने लैंडस्केप को देखते हैं, और काफ़ी सारी जो एटलीस्ट ह्यूमैनिटी लेवल पे कॉन्वर्सेशंस होती हैं वो सब रूरल महिलाओं के बारे में होती हैं, ग्रामीण महिलाओं के बारे में, फॉरेस्ट महिलाओं के बारे में होती हैं. तो कैसे हम इसको थोड़ा एक्सपैंड कर सकें, और इसीलिए हम आज बहुत ही 4 महारथी लोगों से बात करेंगे जिन्होंने अपना काफ़ी समय बिताया है रिसर्च करने में अलग अलग मुद्दों से पे, जो ज़्यादातर महिला की भूमि अधिकार या महिला को जब भूमि मिल जाती है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, उसके बारे में हम आज जानेंगे. तो हमारे पास 4 एक्सपर्ट्स हैं. नमिता जो अनफॉर्चुनेटली हमको ज्वाइन नहीं कर पाई, वो जनग्रह से हैं, और वो ये लोग सब अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे. वी हैव इतिश्री, वी हैव निसार जी एंड वी हैव अनिशा. वो सब क्विकली इंट्रोड्यूस करेंगे. आज का कॉन्टेक्स्ट के लिए यही बोलना चाहेंगे कि हमने बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस सुनी हैं महिला अधिकार पे, बट क्या उसमें हमें एविडेंस है, डेटा है, क्या हम उसको ढंग से समझते हैं, और क्या हम उनको यूज़ करते हैं. अगर हम इन सबको अगर इस अनियन को पील करें तो हमें क्या समझ में आता है कि जैसे गवर्नमेंट ने, अभी नमिता बताएंगी उसके बारे में, कि गवर्नमेंट ने स्कीम्स निकाली हैं कि अगर महिला के नाम पे घर की रजिस्ट्री हो तो आपको कम पैसे देने पड़ते हैं. 5% की जगह 3% या 7% की जगह 5% टैक्स देना पड़ता है. तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो एक्चुअली हो रहा है कि नहीं, उससे इफेक्ट. और दूसरा ये भी है कि अगर रजिस्टर हो रही है महिला के नाम पे तो उससे महिला की ज़िंदगी चेंज हो रही है या नहीं. तो इस तरह की कई चीज़ों पे हम बात करेंगे. क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी वाइड है तो हम 2 चीज़ों पे फोकस करेंगे. एक तो लॉज क्या हैं और उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, और कैसे हम उसके बारे में सोच सकते हैं, उस पे नमिता और निसार जी बोलेंगे. और दूसरा ये है कि गुजरात में कुछ सर्वे किए गए हैं अबाउट लैंड यूज बाय वुमेन एंड लैंड ओनरशिप एंड देयर रिलेशनशिप, कि कुछ कोरिलेशन है या नहीं है, या हम हवे से हवे में बोलते रहते हैं. उसके बारे में बहुत कुछ डेटा है, और हम आज डेटा आपको दिखाएंगे नहीं, हम बोलेंगे, बाद में दे देंगे, बाद में प्रेजेंटेशन करेंगे, क्योंकि ये लिमिटेड टाइम का वो है. तो मैं शुरू करूंगी एक क्विक इंट्रोडक्शन से. मेरा नाम है शिवानी गुप्ता. सभी को नमस्ते. Welcome everybody and thank you for sparing time. I work with Womanity Foundation and we have a program in India which is focused on helping women in rural India access, own, manage land. और हम तरह की महिलाओं और तरह की संस्थाओं के साथ काम करते हैं इस विषय में. मेरे साथ बहुत ही डेडिकेटेड लोग हैं जिन्होंने अपना काफ़ी समय, महीने व्यर्थ नहीं यूज़ किए हैं इन दिस रिसर्च. सो आई एम गोइंग टू फर्स्ट आस्क अ कॉमन क्वेश्चन टू एवरीबडी कि आप लोगों ने अलग अलग मुद्दों पे रिसर्च करी है. तो पहले 3 मिनट जो आपको मिलेंगे, और मैं एकदम ड्रैगन की जैसे टाइम मैनेज करूँगी. हाँ, 3 मिनट मतलब 3 मिनट. सो पहला क्वेश्चन ये आप ये बताइए कि आपको क्यों लगा कि
फर्स्टली आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा, आपने किस चीज़ पे रिसर्च करी है, पर वाई डिड यू फील इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक अ बिट मोर, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है और क्या आपको लगता है इसकी इम्पोर्टेंस है. सो लेट मी स्टार्ट विद यू नमिता, ओवर टू यू, योर 3 minutes start now. Thank you, Shivani. Hi, everyone. Really happy to be here. Sorry I couldn't be there in person. But I'll just quickly introduce myself. I work for an NGO जिसका नाम है जनाग्रह, and उसमें I head the Municipal Finance Division. Within Municipal Finance Division, I look after कि कैसे local governments जो आपकी हैं या municipalities हैं, वो अपना municipal revenues बढ़ाएं या tax revenues बढ़ाएं. The research that I'm presenting today is research that I did with my colleagues in the World Bank, and this research basically looked at two questions. It said कि हमारा देश unique है in the sense there are several states in our nation that are providing some kind of incentives. कुछ तरीके का tax discount दिया जा रहा है for improving female property ownership. अगर एज शिवानी सेड 8% 8% है तो मेल्स के लिए, तो 5% फीमेल्स के लिए, 7% फीमेल्स के लिए. तो उस डिस्काउंट से 2 बेनिफिट्स हमने स्टडी करने की कोशिश करी. वन, कि डज इट लीड टू एन इम्प्रूवमेंट इन फीमेल प्रॉपर्टी ओनरशिप. सेकेंड, डज इट लीड टू एन इम्प्रूवमेंट इन रेवेन्यू फॉर द लोकल गवर्नमेंट्स एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स. ये दोनों ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज देयर इज इनफ लिटरेचर दैट शोज कि अगर फीमेल प्रॉपर्टी ओनरशिप गोज अप, इट लीड्स टू बेटर इकोनॉमिक आउटकम्स फॉर फीमेल्स एंड लीड्स टू बेटर फीमेल एम्पावरमेंट, बेटर इक्वालिटी आउटकम्स. सेकेंड क्वेश्चन कि रेवेन्यू क्यों बढ़ाना है. हमारी जितनी भी लोकल गवर्नमेंट्स है, स्टेट गवर्नमेंट्स है, दे आर रिस्पॉन्सिबल स्पेशली इन अर्बन एरियाज फॉर प्रोवाइडिंग ऑल द सर्विसेज एंड द इंफ्रा दैट यू नीड. और जिस तरीके से पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, पर उनके पास कमेंसुरेट पैसा नहीं है ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए. इनफैक्ट प्रॉपर्टी टैक्स जो लोकल गवर्नमेंट्स कलेक्ट करती हैं, स्टैम्प ड्यूटी जो स्टेट गवर्नमेंट्स कलेक्ट करती हैं, वो बहुत ही कम है इन कंपैरिजन टू अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज. इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एनी पॉलिसी मेजर जो या तो फीमेल प्रॉपर्टी ओनरशिप बढ़ाए, विच इज वेरी क्रिटिकल, या फिर रेवेन्यूज बढ़ा रहा है गवर्नमेंट्स के, विच इज इक्वली क्रिटिकल. Both are equally critical, and hence any research that studies the policy measures that are doing that is important to inform policies in the future. I'll stop there, Shivani. I hope I was within the 3 minutes. You were excellent student. so thank you for giving that context, and we would love to hear the outcomes or findings in a nutshell in the next piece. But Nisarg. थैंक यू. मेरा नाम निसार अहमद है और मैं जयपुर में काम करता हूँ, वहीं रहता हूँ, और वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है बजट एनालिसिस एंड रिसर्च सेंटर, मैं वहाँ पे हूँ. इसको बार्क कहते हैं हम लोग शॉर्ट में. तो ये जो स्टडी है, इसको करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम लोग ये समझना चाहते थे कि जो एक हमारा सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है आस्था, वो आस्था के साथ मिलके ये स्टडी हुआ था कि वीमेन जो हैं वो इतना ज़्यादा खेतों में काम करती हैं. जो वर्किंग वीमेन हैं उनमें राजस्थान में 79-80% तक औरतें खेतों में काम करती हैं, और उनका जो ज़मीन का जो स्वामित्व है, मालिकाना है, वो बहुत कम है. वो 10% अगर आप एग्रीकल्चरल सेंसस देखें, या NFHS भी बोलता है कि ज़मीन खेती का या रहने का घर मिला के मैक्सिमम इंडिविजुअल और जॉइंट मिला के 26% है NFHS के हिसाब से, जो थोड़ा लेटेस्ट है. तो जब ये औरतें काम करती हैं खेतों में और उनके पास ओनरशिप नहीं होता है, तो कई सारे उनको डिफ़िकल्टीज़ होती हैं. उनके लिए आसान नहीं होता है कि वो एक्सेस कर सकें गवर्नमेंट की स्कीम्स, प्रोग्राम्स, वो डिसीजन ले सकें वगैरह वगैरह. इसके अलावा बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन से लेकर और अभी जो करेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तक, गोल 5 में भी इन सब चीज़ों को एक लक्ष्य बनाया गया है कि महिलाओं के ज़मीन पे अधिकारों को बढ़ाने का एक लक्ष्य रखा गया है. तो ये देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि राजस्थान में अब ज़मीन जो है एक राज्य का विषय है, स्टेट का सब्जेक्ट है, तो हम लोगों ने ये सोचा कि राजस्थान में जो कानून है, राजस्थान सरकार के जो कानून है ज़मीन से जुड़े हुए, अब सैकड़ों कानून हैं, जाहिर है सब नहीं देखा जा सकता है, लेकिन उसमें से जो चुने हुए कुछ 5-7 कानून हैं जो हमें लगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, ज़्यादा उपयोग में होते हैं, उन कानूनों में
महिलाओं के भूमि अधिकार को किस तरह से देखा गया है, नहीं देखा गया, इग्नोर किया गया, ये एक बार देखना समझना जरूरी है उन संगठनों के लिए, उन संस्थाओं के लिए और महिलाओं के लिए जो अपने जमीन के अधिकार के लिए काम करती हैं, लेना चाहती हैं। तो इस प्रकार यह स्टडी किया गया। Thank you. I think the same question to you. Yeah, please. Yeah. हाँ. क्योंकि sorry. Hello everyone. I am Itisri. I am a faculty at GIDR, Gujarat Institute of Development Research. That's under the ICSSR, Indian Council for Social Science Research. So, the context behind this study is that for about more than 10 years, I work on women farmers. I work on feminization of Indian agriculture and what are the factors. So one of my major studies that shows that it's not feminization of agriculture, but rather it is feminization of agriculture labor. The labor part is being feminized, but not the management part. So what one of my studies shows that the feminization is more of a distress-led feminization, not a management-led feminization. Now to dig it more, I try to understand whether, because when we say that women, they work in the field either as agriculture labor or as mainly as agriculture labor, they earn some income, but that income is not sufficient enough for them to make them empower. So whether land ownership also can be a factor, or is it a factor, because there are quite a lot of studies that shows that women landowners, like Namita also already mentioned, that leads to decline in the poverty. But in South Asian countries, there is very few studies that actually link the pathway between women land ownership and decline in the poverty through empowerment. Now, how I have defined empowerment, how I have defined ownership, that we'll discuss later. So it's, I hope I... Yes, absolutely. Everybody is being super cool. 2 minutes में बोल रहे हैं. Very good. बोलिए. थैंक यू. मेरा नाम अनिक्षा है और मैं कोहेजन फाउंडेशन के साथ जुड़ी हुई हूँ. और ये एक्शन रिसर्च का कॉन्टेक्स्ट की मैं बात करूँ तो इनिशियली जब कोहेजन फाउंडेशन ने साउथ गुजरात स्पेशली नवसारी और वलसाड डिस्ट्रिक्ट में काम शुरू किया फार्म बेस्ड लाइवलीहुड और विमेन फार्मर्स के साथ, तो जब इनिशियली इंटरेक्शन हुआ कि ज़मीन किसके नाम पर है, ज़मीन नाम पर है तो क्या यूज़ हो रहा है, तो यही चीज़ों को लेकर लिमिटेड जगह पर इंटरेक्शन हो रहा था. तो यही चीज़ों को वाइडर वे में समझने के लिए ये रिसर्च कंडक्ट किया, जहाँ पर ऑलरेडी जो विमेन फार्मर को फैसिलिटेट किया गया है लैंड ओनरशिप एक्सेस करने के लिए, लैंड रिकॉर्ड्स में नाम लाने के लिए, और वही जिनका नाम आ गया है वो अभी वो ज़मीन का क्या वो उनके ज़मीन पर उनका कमांड है, डिसीजन है. तो ये सारी चीज़ों को समझने के लिए हमने ये एक्शन रिसर्च शुरू किया और आगे डिस्कशन में मैं वो बात रखूँगी कि किस तरीके की अभी स्थिति हमने फाइंड की. That's great. Thank you. I think ये before I go back to Namita to kind of look at the findings, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है समझना कि हमने देखा क्या laws हैं, उसका अभी इंटरप्रिटेशन के बारे में पढ़ेंगे, बट फाइनली उससे क्या एम्पावरमेंट होता है, नहीं होता है, कुछ फॉलआउट्स हैं जो हमें नहीं चाहिए, बैकलैश टाइप का है, ये समझना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि पॉलिसी जब बनती है वो अच्छे नज़रिए से बनती है, पर उसका जो इम्प्लीमेंटेशन और उसकी जो ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो थोड़े इधर उधर भी हो जाते हैं. और हमने वुमैनिटी में भी एक प्रोग्राम की, एक स्टडी की है एक्चुअली प्रणदा के साथ में, वेयर हमने महाराष्ट्र के सारे जो लॉज हैं जो विमेन ओनरशिप को इफ़ेक्ट करते हैं रूरल अर्बन, वो डॉक्यूमेंट करे हुए. अभी उसको कैसे ले जाना सब NGOs के साथ वो एक अलग मुद्दा है, कैसे पहुंचाया जाए राइट लैंग्वेज में. बट आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी एटलीस्ट हैव द नॉलेज बेस एंड देन वी टेक इट फॉरवर्ड. सो Namita, I'll come back to you and ask you to kind of walk us through what are the findings and how did you look at states which have, given this concession, not given this concession? Did you see any drastic difference or major change in ownership and also the revenue piece that you talked about? So you have 7 minutes to go.
Go for it. Great. Thanks, Shivani. So I'll first lay out the research questions that we had in mind that we were trying to answer. So you can put it in 5 buckets, 5 major questions. First was, do gender-based tax incentives actually impact female-owned property volume? So does it lead to more properties being owned by females? That was one. Second was, what other factors are actually influencing female property ownership other than tax incentives that states were giving? Third, does female property ownership mean increased control and agency over the use of that asset? जो मेरे fellow panelists ने भी mention किया कि land तो female own कर रही हैं, but उनसे उनको actual में real life में कोई फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है. That is the third thing that we looked at. And here, when I'm saying property, I am looking mostly at built-up properties and not really land. So, क्योंकि हमने urban areas पे research किया, तो इसमें land का इतना focus नहीं था जितना property ownership का था. Fourth, are women more compliant payers of taxes related to property? क्योंकि गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि हम ये पॉलिसीज इसलिए निकालते हैं क्योंकि women are better at compliance. वो अगर टैक्स उनके लिए दिया बोला जाता है पे करने को, तो वो पे भी करती हैं, पूरा पे करती हैं और टाइम पे करती हैं. क्योंकि ये रीजन है, तो हमारा रेवेन्यू भी बढ़ेगा अगर फीमेल प्रॉपर्टी ओनरशिप बढ़ेगी. इसको स्टडी करने के लिए वी हैड टू लुक एट द क्वेश्चन ऑफ कि आर फीमेल्स एक्चुअली बेटर एट टैक्स कंप्लायंस और नॉट. Fifth was, do these tax incentives actually lead to an increase in revenue for the local governments and the state governments? तो ये 5 questions थे जिनको हमने देखते हुए अपनी research design करी थी. और research में the way we started was कि पहले हमने सोचा gender disaggregated data collect कर लेते हैं. Gender disaggregated data माने कि जो जितनी properties owned हैं in states that which are providing this discount, in states which are not providing this discount, उसमें किस तरीके से split है property ownership between females and males. However, what we realized very soon was this data did not exist. Even in the 8 to 9 states, in fact 9 states plus Delhi, 10 states जहाँ पे ये data, जहाँ पे ये discount दिया जा रहा था, वहां पर भी वो ये डेटा नहीं कलेक्ट कर रहे थे कि ये फीमेल ये ओनरशिप फीमेल की है कि मेल की है कि जॉइंट ओनरशिप है. अगर डेटा कलेक्ट हो भी रहा था तो वो डिजिटल फॉर्मेट में नहीं था कि यूजेबल हो पाए. So that was one. The moment we realized कि ये नहीं possible होगा, feasible नहीं होगा, we started looking at some open exploration methods. So we looked at FGDs. हमने कुछ focus group discussions किए with males and female property owners, sole and joint owners across different types of permutations and combinations in states. कुछ ऐसी states में जो discount दे रहे थे, कुछ ऐसी states में जो discount नहीं दे रहे थे. Second, हमने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की इंटरव्यूज लिए. गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बोथ इन द प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट और इन द लैंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट्स देते हैं. थर्ड, हमने कुछ डेटा कलेक्ट किया ऑन रेवेन्यूज फ्रॉम गवर्नमेंट कि रेवेन्यूज एक्चुअली बढ़े कि नहीं बढ़े सिंस द टाइम दे इंट्रोड्यूस द पॉलिसी. सो द की फाइंडिंग्स दैट वी हैड वर, वन, कि ये टैक्स इंसेंटिव्स मोस्ट डेफिनेटली हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन फीमेल प्रॉपर्टी ओनरशिप. जहां जहां पे भी टैक्स इंसेंटिव दिए गए थे वहां पे फीमेल प्रॉपर्टी ओनरशिप बढ़ी है. सेकंड, अगर टैक्स इंसेंटिव्स को कपल कर दिया जाए विद अदर कंसेशंस सच एज बैंक लोन कंसेशंस या सिक्योरिटी ऑफ इनहेरिटेंस एक्सेट्रा, तो इसका इम्पैक्ट और भी ज्यादा देखने को मिला. थर्ड, property ownership does not always, अगर आप females are owning properties, it does not always guarantee कि उनकी life better होगी या उनका ज़्यादा control और ज़्यादा management role होगा उस asset के लिए. In fact, most of the male interviewees that we had and the female interviewees actually said कि हम सोचते हैं females are incompetent in managing property matters, तो males का ही वो responsibility रहता है घर पे, despite female being either the sole owner or the joint owner. Fourth, we realized that tax discounts which are very, very substantive in nature. Stamp duty का तो काफी फर्क था, प्रॉपर्टी टैक्स का उतना फर्क नहीं था क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स एक्चुअल अमाउंट में इतनी कम होती है कि इसका टैक्स इंसेंटिव का कोई ज्यादा फायदा नहीं रह रहा था. स्टैम्प ड्यूटी जिसमें ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा था वहां पे फीमेल ओनर्स वर मच हायर. Then we realized कि another major finding that we had was that compliance में there was no major difference between the genders. चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, tax compliance was equal in
जहाँ पे जिसने पे करना है वो पे कर रहे हैं, जहाँ नहीं करना है वहाँ नहीं कर रहे हैं. This was very clear regardless of what gender they were in, the gender they are. Though many women are well aware कि property tax pay करना होता है, उसके modalities क्या रहते हैं etc. But they themselves don't engage in the matter because reasons they feel is कि modes of payment बड़े मुश्किल हैं, या उनको एक ऐसे ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस में जाना पड़ेगा जो शायद सेफ नहीं है etc. So there are many reasons why females don't engage in this matter. And finally, there is very, very limited evidence, and it is still unclear whether gender-based discounts actually lead to more revenue for local governments. So these were our key findings, where property ownership definitely बढ़ी, but it did not necessarily mean कि female उनके economic matters में say, empowerment etc., agency in the house, control over the asset, ये सब शायद इतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए apparently. और तीसरा कि रेवेन्यू के ऊपर बहुत क्लियर डायरेक्शन नहीं है कि अगर आपका फीमेल प्रॉपर्टी ओनरशिप बढ़ेगा तो इसका क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि इट विल लीड टू रेवेन्यू इंक्रीज फॉर द गवर्नमेंट. Yeah, very interesting. Thank you first of all. I think आपने काफी बातें बताई, कुछ very expected, कुछ unexpected. So before we go to Nisar, एक quick kind of question था कि did it show a decrease in the revenue for the governments? Only because your stamp duty is lesser, which is obviously the front end piece of the transaction. Was there any evidence to the contrary, if I would say? No, there was no evidence to the contrary. The number of cities we were able to collect financial data from, and that was also very limited. So number of cities we were able to get financial data from, it was not, we couldn't see any decline in revenue. Either it was equivalent or an increase, but we can't attribute the increase also to female property owners. Sure. Because increase could also be overall registrations just went up. Sure. So until and unless you get gender disaggregated data, it's very hard to attribute the success of revenues to female, to the policy. Yeah, and it seems very ironic कि आपने बोल दिया है कि महिला को अगर घर देंगे तो हम लोअर वो करेंगे, but you don't have a column in your record to say that she's the first owner, and it's a pet peeve not that even a single check mark in a registration form. You're registering your property, nobody's asking you your gender in that form. Right. So it's ridiculous, very ironic. And the policy has been around for more than 15 years now. Yeah. And Pranab and I talk about it a lot, about the fact that the columns are missing. And I think a lot of you talk about it. So let me go to Nisar, right? आप बताइए कि आपका जब एनालिसिस हुआ, आपने आई थिंक 7 लॉज का एनालिसिस किया है, तो उसमें जेंडर का क्या नजरिया है, और एंड ऑल्सो कि आपका जो फोकस रहा वो ज़्यादा पॉलिसी एनालिसिस रहा कि आपने थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन भी उसके बारे में भी सोचा? हाँ, मैंने कुछ, एक तो मैंने राजस्थान एग्रीकल्चर पॉलिसी और राजस्थान विमेन पॉलिसी देखा, और फिर राजस्थान टेनेंसी एक्ट, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, राजस्थान इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग एग्रीकल्चरल होल्डिंग एक्ट, सीलिंग ऑन एग्रीकल्चर होल्डिंग एक्ट, और उनसे रिलेटेड रूल्स देखे. तो जो मैंने पहले इसको लैंड रिफॉर्म, इनहेरिटेंस, लैंड एलियनेशन और टेनेंसी, शेयर क्रॉपिंग और एक्सेस टू कॉमन लैंड, इन 5 कैटेगरी में देखने का कोशिश किया कि क्या है. तो जो ये लैंड रिफॉर्म वाले एक्ट हैं, इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग एक्ट या लैंड रेवेन्यू एक्ट, ये दोनों ही बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट सीलिंग से ज़्यादा ज़मीन होगी वो ले लेगी और उसको वो लैंडलेस जो पॉपुलेशन है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेगी, और उसमें प्रायोरिटी दिया जाएगा SC ST पॉपुलेशन को, ये वो बोलते हैं. लेकिन वो जो और 1-2 और कैटेगरी ऑफ पीपल को दिया जाएगा प्रायोरिटी, लेकिन जो प्रायोरिटी ग्रुप है उसमें सिंगल विमेन या विमेन हेडेड हाउस होल्ड का मेंशन नहीं है. दूसरा, जब ये जो रूल्स हैं बने, फ्रेम हुए कि लैंड बटेगा तो कैसे बटेगा, तो उसमें शुरू में ये नहीं डाला गया कि जो जॉइंट टाइटल या जॉइंट ओनरशिप दिया जाएगा. तो कोर्ट जाना पड़ा लोगों को, और कोर्ट के ऑर्डर के बाद वो दोनों ही लैंड रेवेन्यू एक्ट से रिलेटेड और इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग एक्ट से रिलेटेड जो रूल्स थे
उनको अमेंड किया गया और ये डाला गया कि जहां पे बेनिफिशियरी मैरिड होंगे वहां पे जॉइंट ओनरशिप होगा। तो ये जो अचीव हुआ कि चेंज जो हुआ रूल्स में, ये कोर्ट ऑर्डर से हुआ, न कि गवर्नमेंट ने खुद से किया। और दूसरा ये कि जो बेनिफिशियरी प्रायोरिटी बेनिफिशियरीज की लिस्ट है उसमें सिंगल विमेन या विमेन हाउस होल्ड अभी भी नहीं है। जहां तक इनहेरिटेंस की बात है तो इनहेरिटेंस तो जाहिर है कि जो पर्सनल लॉज हैं अलग अलग रिलीजन के ग्रुप के उसके हिसाब से होगा। लेकिन जब ये जो टेनेंसी एक्ट बना, तो टेनेंसी एक्ट जब बना 1956 में, तो उस टाइम पे उस एक्ट ने ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं किया जिससे महिलाएं जो अपने खेतों में काम कर रही हैं उनका नाम आ सके। उसने वही लिया जो पहले से थे नाम रिकॉर्ड में। तो ये उसने किया उस एक्ट ने, जो कि वो एक्ट कर सकता था, लेकिन वो एक्ट 56 में बन रहा था, न कि अब बन रहा था। तो अभी भी उसमें ऐसा कुछ नहीं है। और अब जो इनहेरिटेंस वगैरह होगा वो तो इससे होगा जो पर्सनल लॉ है। जहां तक लैंड एलियनेशन की बात है तो लैंड एलियनेशन के लिए बहुत सारे कानून होते थे पहले। 2013 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया जिसका बहुत लंबा सा नाम है, आप सब जानते हैं उसके बारे में, जिसने जिनका जमीन लिया जा रहा था उनको कुछ ज्यादा अधिकार दिए पहले से। उसने उस 2013 के कानून ने उसका पूरा नाम अगर आप चाहते हैं तो मैं पढ़ देता हूं। राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन इन एंड रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट 2013। तो उसमें कहा गया कि बढ़ा के कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। सामाजिक प्रभाव जो हो रहा है जमीन लेने का उसका अध्ययन जरूरी किया गया और उसमें कहा गया कि लोगों के पुनर्वास की आपको व्यवस्था करनी होगी जिन लोगों से आप जमीन ले रहे हो। तो राजस्थान सरकार ने कोशिश किया कि उसके बरक्स वो एक स्टेट लेवल का लैंड एक्विजिशन एक्ट लाएं जो इनमें से काफी जो प्रोविजंस थे उनको कटौती कर रहा था। वो लैंड एक्ट पास नहीं हो सका, वो लैंड एक्विजिशन एक्ट। तो ये तो एक अच्छी बात हुई। लेकिन इससे रिलेटेड जो ये जो एक्ट है ये खुद में, हालांकि ये एक अनमैरिड वीमेन को एक खास एज के बाद एक अलग फैमिली मानता है, लेकिन ये उनको जॉइंट टाइटल दिया जाए इसके लिए सिर्फ सजेशन देता है कि जस्ट जॉइंट टाइटल जो कॉम्पनसेटरी लैंड अगर मिलेगा तो उसका टाइटल जॉइंट होगा। ये सिर्फ इट मे बी जॉइंट टाइटल ऐसे बोलता है, तो सिर्फ सजेस्टिव है। और जो कॉम्पनसेशन का पैसा मिलेगा वो जॉइंट अकाउंट में जाएगा, ये तो मेंशन भी नहीं करता ये एक्ट। तो जो सरकार, राजस्थान सरकार ने जो इससे रिलेटेड रूल्स बनाए वो रूल्स भी उसी को फॉलो करते हैं। लेकिन उस रूल में अच्छी बात एक ये है कि जो सामाजिक प्रभाव अध्ययन SIA सोशल इंपैक्ट असेसमेंट के लिए जो कमिटीज बनेंगी उसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ऐसा ये बोलता है। मेरा टाइम खत्म हो रहा है क्या? नहीं, 1-2 मिनट और है ना? 2 मिनट है। लेकिन एक चीज सरकार ने बहुत स्मार्टली किया कि उन्होंने एक लैंड पूलिंग स्कीम एक्ट लाया। जब वो अपना लैंड एक्विजिशन एक्ट नहीं ला सके तो राजस्थान सरकार ने एक लैंड पूलिंग स्कीम एक्ट लाया जो लगभग लैंड एक्विजिशन एक्ट जैसा ही है। वो बोलता है कि अगर किसी एरिया में लैंड पूलिंग स्कीम डिक्लेयर कर दिया गया तो उस एरिया के लोग ना अपनी जमीन बेच सकते हैं, ना उसमें कोई बदलाव कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। तो लगभग लैंड एक्विजिशन जैसा ही है, जो पुराना लैंड एक्विजिशन एक्ट थे उनके जैसा ही है। उसमें कोई पुनर्वास वगैरह की या कॉम्पनसेशन वगैरह की बात नहीं है। तो वो एक राजस्थान में चीज है। लैंड टेनेंसी और शेयर क्रॉपिंग के मामले में टेनेंसी पे रेस्ट्रिक्शन है, 5 साल से ज्यादा के लिए टेनेंसी नहीं दी जा सकती है, किसी को लीज नहीं दिया जा सकता है। लेकिन ये इस रेस्ट्रिक्शन में छूट है कुछ ग्रुप्स को। वो ग्रुप हैं आर्म्ड फोर्सेस में काम करने वाले लोग, फिजिकली जो इनेबल हैं, मतलब वो खेती खुद नहीं कर सकते हैं, स्टूडेंट है 25 साल से कम उम्र का, वो खेती खुद नहीं कर सकते। उसी कैटेगरी में सिंगल वीमेन और वीमेन हेडेड हाउस होल्ड को भी रखा गया है कि वो भी ये लैंड अपना लीज कर सकते हैं। उनके लीज करने पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो उनके लीज पे लेने पर नहीं, लेकिन लीज करने पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये दिया है। 2 पॉलिसी जो मैंने मेंशन किया राजस्थान, एक तो एग्रीकल्चर पॉलिसी, वो ये बोलता है कि महिला किसानों के हितों की बात की जाएगी, लेकिन वो महिला के लैंड राइट की या प्रॉपर्टी राइट की कहीं बात नहीं करता। लेकिन जो विमेन पॉलिसी है वो विमेन प्रॉपर्टी राइट बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएंगे, इसकी बात करता है। जस्ट मैं आधा मिनट और लेना चाहता हूं कि तो राजस्थान सरकार इसको प्रैक्टिस कैसे कर रहा है। राजस्थान सरकार
का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो जो डेटा देता है कि उन्होंने कितना लैंड डिस्ट्रीब्यूट किया, चाहे वो सीलिंग का हो, चाहे भूदान का हो, चाहे जिसका भी हो, उसमें वो ये जानकारी नहीं देते हैं कि ये महिलाओं को गया, पुरुषों को गया, या ज्वाइंट इसका टाइटल गया, तो ये जानकारी उसमें नहीं होती है। जो पट्टे देते हैं अर्बन लोकल बॉडीज और रूरल लोकल बॉडीज, उसमें अर्बन लोकल बॉडीज के जो पट्टे हैं उसमें कुछ पता नहीं होता कि ये महिला को गया, पुरुष को गया या ज्वाइंट गया। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो रूरल लोकल बॉडीज जो पट्टे देते हैं, तो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उसमें ये जानकारी देता है कि अगर 10 लाख पट्टे दिए थे फॉर एग्जांपल 2021-22 में, तो उसमें से लगभग 1-1.5 लाख पट्टे महिलाओं के नाम पे थे। लेकिन जो महिलाओं के नाम पे थे नहीं थे, वो क्या ज्वाइंट थे या सिर्फ पुरुषों के नाम पे थे, ये पता नहीं है। तो सरकार अगर थोड़ा बहुत कहीं जमीन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है या पट्टे दे रही है या लोगों को लैंड राइट दे रही है, तो उसमें अपने उन पॉलिसीज का और वो जो रूल्स हैं, लैंड रेवेन्यू रूल्स और लैंड टेनेंसी एक्ट के रूल्स, जिसमें ये कहा गया है कि पट्टा ज्वाइंट होगा हमेशा अगर मैरिड बेनिफिशियरी है, तो उसको अगर लागू कर रही है तो हमें जानने का तरीका नहीं है कि लागू कर रही है कि नहीं, क्योंकि वो अपने जो डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, ये 3-4 डिपार्टमेंट जो मैंने नाम लिया, उसमें वो जेंडर सेग्रीगेटेड डेटा नहीं दे रहे हैं। थैंक यू। नो, आई थिंक ये जेंडर सेग्रीगेटेड डेटा के बारे में आप दोनों ने तो बात करी, आप दोनों ने तो बात करी ही है, पर इट्स अ बिग इशू। लैंड रिलेटेड काफ़ी ट्रांजैक्शंस में ये प्रॉब्लम है, एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ वी कैन वर्क टूवर्ड्स इट मोर। जैसे राजस्थान में लाइक पॉलिसीज आपने कहा कि वो जेंडर की मेंशन ही नहीं करते बेसिकली, कि कई पॉलिसीज नहीं करते हैं, तो हाउ डू वी जो 2 पॉलिसी मेंशन करते हैं, लेकिन सरकार जो जानकारी देती है उसमें मेंशन नहीं करते। एग्जैक्टली। सो हाउ डू यू मेक इट टू द रिपोर्टिंग डैशबोर्ड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट? क्योंकि एक बार रिपोर्टिंग डैशबोर्ड में आ जाता है तो लाइफ अपने आप रिपोर्टिंग करनी शुरू कर देती है। सो आई थिंक वील हैव टू वर्क थ्रू सम स्ट्रैटेजीज ऑन दैट। सो नाउ आई विल कम टू इतिश्री। आप as usual you have 7 minutes. Off you go. Yes. So now coming to the finding of the study is as I told that how I have defined ownership and how I have defined ownership of land and how I have defined empowerment. Until and unless I say that, there is no point of my finding. So as we all know that land right literature that actually define use, control and ownership. However, use is something not so very gendered, and control and ownership are 2 things that highly gendered. So land ownership I have defined, I have derived from Nostrum theory on the access, withdrawal, and management, exclusion, and transfer and sale. So the women must have the right to sell, must have the right to transfer. So all these indicators I have taken. I have asked the questions related to that. Now coming to empowerment, I have taken Naila Kabir's idea of empowerment means I have a choice whether I have the right to make a choice. Okay, so to change or challenge the existing power relationship. Okay, or those who have been denied till now, whether I have the choice or whether I have the right to acquire that ability, whether that has happened or not. That's how I have defined empowerment. Just to give a very quick example, for example, when my initial study, I asked women, do you like farming? So the question was so irritating for few of them that, do I know anything else other than farming? Do I have a choice? So the question is actually no meaning at all. So I have defined ownership in that way. Now coming very quickly to the study, what I have done is that it has conducted in 5 districts of Gujarat, 20 villages in Gujarat. We have done a house listing, complete census before we actually choose a sample. That means 4,491 household we have studied to really understand, because when we asked the Sarpanch, it was really very difficult. Even we came to know in few areas like Kutch and Junagadh that ये क्या घर तोड़ने वाली प्रोजेक्ट है, तो आप महिला होके महिला के घर तोड़ने वाले प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और इसमें क्या है आप सब पूछ लो, हम सभी जवाब दे देंगे ये क्या, ये कोई स्टडी नहीं है. तो वी हैड टू डू ए सेंसस टू एक्चुअली डिराइव टू आवर सैंपल. सो द टोटल सैंपल इज that we did is 279 women who are having land and 126 women, those who are not having land, to understand whether there is a decision, whether there is a impact of land ownership on decision making related to farming.
So what we found out is that out of the total women, those who own land, around 88% are widow. So widowhood or being widow is one of the major indicator of you getting a piece of land. Only 33 women, they were actually married women, they were having land in their name. And to be noted that all these 33 women, they were having land and joint ownership. That means the name was entered as co-personary in the Satbara form along with many other family members in the household. And also women, widow women also, around few of them, they have land ownership along with the son or any other relative in that family. Coming to the caste-wise distinction, what we found is that the land ownership among women in the ST community is relatively higher compared to general category or the Patel community. Why I have kept Patel categorically separate? In case of Gujarat, it has its own socioeconomic background. If someone want to know, I can explain it later. Now coming directly to the point, what I want to say, that ownership and whether that is actually leading towards control and whether that is actually leading towards some level of empowerment. So we have asked all these questions, access to whether they can use the land, whether they have the power to decide who will use the land, whether they have the power to decide to eliminate someone, that this person will not use my land, or whether they have the power to manage the land, to take the profit from that land, whether they have the right to transfer, whether they have the right to sell. Of course, a lot of widow, they told that the first two things, uses and the withdrawal, is 100%. It's all to note that it's perception-based questions, okay? So, it is mainly, it was in a way. However, when it comes to management, when it comes to transferring the right, and when it comes to sale, irrespective of widow or not widow or the married women, that is really very low, okay? And most of the time, these decisions are jointly. This is not solo. I mean, one woman cannot take that decision on her own. So hardly they have, so that shows that hardly there is any major change in the mindset in that particular community. As you all know, the codified law and the customary law are two different things. Those who work on land, we all have read this Good Women Do Not Inherit Land. Nitya Rao's book. So this really has happened, and women are the flag bearer of patriarchy in a way, because a lot of women, a lot of widow women who I have interviewed also told that no, I don't want to give my land to my daughter, क्योंकि वो तो शादी करके चली जाएगी, उसको तो मैं कुछ डाउरी दे दूंगी. But sorry, मेरा हिंदी बहुत खराब है, मेरी हिंदी बहुत खराब है जो भी, तो please tolerate कर लेना थोड़ा. So the point is that कि so the women, the widow women also thinks that the land need to go through the male member. I have okay. So mainly the land ownership is mainly joint, and the control of land ownership is really not visible at the ground level. There is huge gap with relation to the access and the control of land. And very interestingly also we found out there is hardly any, most of the women, those who got land, the type of the land, the quality of the land, the plot that they got is very far away from where they stay. So it's very difficult for the women to actually access that land, and the quality of the land means mostly unirrigated land that the women has got, and the plots are very scattered also. So that is one of the finding that I got, and a lot of time also in this process I also found a lot of women whom I have interviewed had to actually not include them in my sample, because neither they were having an Aadhaar card or a PAN card or anything, any identification mark or any marriage certificate sort of thing to prove that they are a women, and when the husband died, they couldn't claim for the right. So this is, I hope that is obvious, but it was not obvious for me. Thank you. I think जो आपने बताया कि ownership is equals to control is equals to empowerment, वो is equals to की जगह not is equals to हो जाता है, right? And वो अलग-अलग it's on a spectrum. One is to
10, 1:7. So we'll talk about it a bit more. Thank you. I think 400 women study is fairly large, and it'll be interesting to see how we can take it far and wide, but also see क्या ये common phenomena है across different states, in different castes, in different communities. ट्राइबल कम्युनिटीज़ में क्या हमें कुछ और नज़र आएगा, दलित कम्युनिटीज़ में क्या हमें और कुछ नज़र आएगा. सो इट बी इंटरेस्टिंग टू सी. एंड नाउ आई कम टू यू, Anisha, and I know you've looked at women empowerment piece a little bit more, so it'll be interesting to kind of hear from you on the economic side of it, कि इनकम के बारे में अगर आपने कुछ स्टडी किया है, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑल्सो, कि उसके बारे में अगर आप थोड़ा बता सकें. योर 7 minutes. ओके. काफ़ी कुछ चीज़ें जो इतिश्री जी ने बताई उसमें इंक्लूडेड भी है. और फर्स्ट ऑफ ऑल जो फाइंडिंग्स है उसको मैं 2 भाग में बात करना चाहूँगी, जो कि यूज़ है और लिंकेजेस है. लिंकेजेस में जो इकोनॉमिक की बात आती है उसमें उसको मैं जोड़ना चाहूँगी. तो फर्स्ट जो यूज़ की लिंकेजेस की बात है, तो सबसे पहले वो फाइंडिंग्स निकल के आया कि जब कम्युनिटी के साथ हाउस होल्ड के साथ बात हो रही थी, तो पति के मरने के बाद तो ज़मीन ट्रांसफ़र होनी है, तो क्यों अभी से करवाएं. तो जो है ओनरशिप की जो बात है, तो वो अभी स्टेटस की बात करें तो जहाँ पर नवसारी और वलसाड डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर ये एक्सरसाइज रिसर्च का किया गया, वहाँ पर ये है कि 4 पीढ़ियों तक अभी भी ना तो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में नाम डाला गया है, ना लैंड रिकॉर्ड्स का कोई प्रोसेसेस फैसिलिटेट की गई है. तो ये सारी प्रोसेसेस अभी भी है जो चैलेंज्ड है कि ज़मीन नाम करवाने के लिए जो जिसको हम बोलेंगे कि सेंसिटिविटी की बात है, कि उसको ज़मीन की वैल्यू है लेकिन उसको लैंड रिकॉर्ड्स में क्या लाना है उसकी सेंसिटिविटी अभी भी इतनी नहीं है. तो वो निकल के आया कि वो प्रोसेस फैसिलिटेट करने की ज़रूरत वहाँ पर देखी गई है. और दूसरी बात है कि जो प्रोसेसेस को फैसिलिटेट करे गए हैं, जहाँ पर कोहेजन काम कर रहा है और विमेन लैंड ओनरशिप को अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर भी फैसिलिटेट किए गए हैं, तो जिनको मिला है वो सिर्फ नाम के रिकॉर्ड के ऊपर सिर्फ नाम है, लेकिन जब उसके एक्सेस की बात आए, कौन डिसीजन लेता है, तो के जो उनके ससुर है वो है, जेठ है वो है, उसके अलावा जो है जो महिला इनकेस सिंगल विमेन है या जैसे बताया कि विमेन हेडेड हाउस होल्ड है, तो सीधी तरीके से वो बिहेवियर में है कि जो बेटा बोलेगा वही बोया जाएगा, तो वो अभी भी बिहेवियर में है. तो वो निकल के आया. और ऑल्सो कि जब ब्लॉक लेवल एडमिनिस्ट्रेशंस के साथ बात हुई लिंकेजेस के बारे में कि गवर्नमेंट के तरफ से भी ये अवेयरनेस को फैसिलिटेट किया जाए, तो कि क्या किया जा रहा है, तो इंस्टेंट उनके तरफ से रिप्लाई आया कि क्यों आप जो बताया गया कि क्यों झगड़े का कारण बन रहे हो, क्यों शांति है उसको चहल पहल करवा रहे हो. तो ये सारी चीज़ें जो बिहेवियर में है उसको मैं जनरलाइज नहीं करूँगी, क्योंकि डिपेंडेंट भी है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल उसको किस तरीके से ब्यूरोक्रेट्स भी ले रहे हैं. लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन में निकल के आया कि काफ़ी सारे फॉरेस्ट राइट एक्ट के एप्लीकेशंस जो हुए हैं, तो उनका हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि उसको रिकॉर्ड में जाए हम, इसीलिए ऑन रिकॉर्ड निकल के आया कि 700 जितनी एप्लीकेशंस जो है वो छज्जे पर बांध के रख दी गई है. तो जब उसको फैसिलिटेट करने की बात आती है, जब हाउस होल्ड है जो विमेन फार्मर है वो आगे आके जब वो एप्लीकेशन भी करती है हिम्मत करके किसी का सपोर्ट लेकर, ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट लेकर या कोई संगठन का सपोर्ट लेकर, लेकिन जब उसको रिज़ल्ट की बात आती है तो वो उनको रिज़ल्ट नहीं दिखता है. तो वो एक चीज़ निकल के आई कि जहाँ पर वो यूज़ की बात आती है कि
वो अपना राइट को यूज़ कर रही है तो क्या वो उसमें सक्सेस हो पा रही है, क्या उसमें उसको पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है, क्या पॉजिटिव साइड उसको सपोर्ट कर पा रही है। तो वो एक क्वेश्चन निकल के आया। दूसरा कि खास करके जो रेवेन्यू लैंड ओनरशिप हुई है विमेन फार्मर्स की, उसके यूज़ की मैं बात करूँ कि तो निकल के आया कि जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है, फार्मिंग की बात करूँ स्पेशली कल्टीवेशन की बात है, तो ज़्यादातर जो जहाँ पर विमेन का डिसीजन है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिशनल यूज़ है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस का यूज़ है, ट्रेडिशनल सीड्स की बात है, और जो नॉन केमिकल जिसको हम बोलते हैं कि जो एनवायरनमेंट के अगेंस्ट ना होकर जो प्रैक्टिसेस है, जो उनके पास प्रैक्टिसेस का नॉलेज है वो अपना यूज़ कर रही है। लेकिन जहाँ पर लैंड ओनरशिप मिल गया है, महिला को मिल गया है, लेकिन जहाँ पर जो यूज़ की बात है, जहाँ पर पेट्रियार्की का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, वहाँ पर वो डिफरेंसेस देखे गए हैं। और एक इसी को लेकर फाइंडिंग्स निकल के आई कि जैसे सिंगल वीमेन, जहाँ सुबह भी जो पैनल में बात हो रही थी कैटेगरीज ऑफ सिंगल वीमेंस है, और उनको एक्सेस में चैलेंजेस और एक अलग सा मुद्दा है। तो ये बात निकल के आई कि जहाँ पर विडो सिंगल वीमेन है उनको तो कहीं ना कहीं उनके पति की ज़मीन में या उनके एक्सेस में जो ब्लड रिलेशन में है वो रिकॉर्ड्स में आ जा रहे हैं। लेकिन जो डेस्टिट्यूट है, जो अनमेरिड सिंगल वीमेंस है, और जो जैसे सुबह में भी बात हो रही थी कि हमारे यहाँ अभी ज़्यादातर सी में जो बाहर में काम करने के लिए जाते हैं, काफ़ी सारे पति वापस नहीं आते हैं, ऐसे काफ़ी सारे सिंगल वीमेन हैं। तो ऐसी सिंगल वीमेंस का निकल के आया कि ना तो उनके पति के घर में जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ पर उनका कोई रिकॉर्ड्स में फैसिलिटेशन उनको या सपोर्ट मिल रहा है, और दूसरी बात उनकी जो राइट का यूज़ है जहाँ पर उनको फुल्ली जो उनके इन-लॉज है उनके ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ रही है। तो जो ज़मीन की ऑनरशिप की बात आती है तो ये जो सिंगल वीमेन कैटेगरीज ऑफ सिंगल वीमेन है उनका सबसे ज़्यादा चैलेंजेस देखे गए हैं। और इकोनॉमिक्स की बात आए, जैसे हम आर्थिक परिस्थिति में बदलाव की बात देख रहे हैं, तो जहाँ पर जैसे मैंने डिसीजन मेकिंग की बात की, तो जो कल्टीवेशन की बात है वहाँ पर वो कौन सा सीड कल्टीवेट करना है, किस सीज़न में करना है, मुझे ये ज़मीन को इस साल रहने देना है, वो डिसीज़न अभी धीरे धीरे उनमें बदलाव दिख रहा है। तो ये निकल के आया है। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक ये एक हम लोगों का जो काम है वो काफ़ी सारे राज्यों में है और काफ़ी सिमिलर फाइंडिंग्स, नॉट फाइंडिंग्स क्योंकि हमने रिसर्च नहीं की, पर जब हम कभी कभी महिलाओं से बात करते हैं तो यही आता है कि शायद पेस ऑफ चेंज को चेंज होना है। जो अभी बहुत धीरे धीरे काम हो रहा है शायद जल्दी जल्दी होना चाहिए। एंड देयर इज़ एन इंक्रीजिंग रियलाइजेशन कि when women are involved in nature-based livelihoods, then they are more climate-friendly, traditional, etc. So, I know कि अभी एक और question है हमारे लिए जो हमने modulate किया है, पर before that, अगर audience में से किसी के लिए भी question है, या तो सारे panelists के लिए या किसी के लिए, तो I will invite you to ask a question. The audience can ask the question briefly, please, and whoever is the panelist, please take like a minute and a half to. मेरा क्वेश्चन है बोलिए सर। आपके लिए मेरा क्वेश्चन है, जो आपने बोला था आपके स्टेट में RSRLM एंड MKSP प्रोजेक्ट रनिंग है, वो राजस्थान स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन एंड महिला किसान सशक्तिकरण योजना रनिंग है, उसका इम्पैक्ट महिला पे नहीं पड़ा है क्या? ऐसा नहीं है कि इम्पैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो मैंने देखा नहीं। मैंने ये देखा कि सरकार ने जो ये स्कीम और प्रोग्राम बनाए हैं, सरकार ने जो ये लॉज हैं सरकार ने बनाए हैं, वो कितने वीमेन फ्रेंडली हैं।
और उसमें मैंने पाया कि ये इतने विमेन फ्रेंडली नहीं है जितने हो सकते थे, और कुछ अगर हुए भी चेंजेस, विमेन फ्रेंडली चेंजेस, तो वो हुए कोर्ट के दबाव में, कोर्ट लोग गए और कोर्ट की वजह से हुआ। एक दूसरा मैं ये बोल रहा था कि जो सरकार लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है या पट्टे दे रही है, उसमें वो सफिशिएंट डेटा नहीं दे रही है जिससे ये पता चले कि वो इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, वो जो चेंज है ये। वहाँ पे भी अब ये जो 2 स्कीम जो आप बता रहे हैं ये चल रहे हैं, और इनके तहत इस जो NRLM है उसके तहत SHGs बन रहे हैं और महिलाएं काम कर रही हैं, लेकिन उसका ज़्यादा लैंड ओनरशिप पे उतना असर नहीं है जितना यूजेज वगैरह पे हो सकता है। ठीक है सर। Thank you for that. Anybody else? One more question for that. Can you share this? We'll take it. One more question for that lady. One more question for मैडम। तो जो आपने सैंपल सेलेक्ट की है वो मैरिड वुमेन एंड विडो दोनों सैंपल सेलेक्ट किए ना, और उसमें मेरा क्वेश्चन है जो क्वांटिटी ऑफ लैंड आपने कंसिडर की है, मतलब कुछ किसी का वुमेन का 5 एकड़ हो सकता है, किसी का आधा एकड़ हो सकता है, किसी का 10 एकड़ हो सकता है, वो पॉइंट को कंसिडर किए है मेला। दूसरा वाला जो क्रॉप्ड है ऑलरेडी रनिंग, जिस खेत में ऑलरेडी फसल उगले है और किसी खेत में नहीं हुए, जो इनकम जनरेटेड खेत है, नॉन इनकम जनरेटेड खेत भी है, वो भी उस सैंपल में आपने कंसिडर किए कि नहीं किए? I'll answer quickly. Yeah. Yes. So it's like what we did is that, as I told, in the 20 villages we have done this house listing. Yeah. Okay. How many out of this 4,431 household, how many household are having land? Okay. So that is our sample frame. Okay. Total sample. Now those who are having land, in how many household women are having land? How many acre? The size of the land, that is not the point. Whether they own a piece of land or not. No, only that much. And yes, because I was linking it with empowerment, I made it a point that they must be owning the land minimum for 2 to 3 cropping year. Okay, so that I will understand that how they are actually pursuing the agriculture practices and all that. Okay. So this is what is. Thank you. Anybody else? Yes, madam. Let's see if there is anybody else. Yeah, please. Dr. Itisri, just one query for you. Like everyone knows that despite having some financial incentives for women, in property buying, stamp duty, registration fee and all, there is still, your study shows that there is very few, women beneficiaries, in fact, in getting their registers in their favor. So what are the suggestions, in fact? I mean, what other things that government can do in order to promote this, ownership for the women category? This I have this point when we will discuss the Okay. the third point that we have. Thank you. हाँ प्रभा बोलो। आपकी रिसर्च के बारे में मैं लेट आई तो, पर एक क्वेश्चन माइंड में चल रहा था कि लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट, तो लैंड को मतलब वुमन को ओनरशिप देते हुए आप क्या सॉल्यूशन देना चाहोगी? हाँ तो वो क्योंकि अब हाँ का रिसर्च और ये सब हुआ है लीगली भी, इसलिए पूछा। वो लास्ट क्वेश्चन है, अभी हम आते हैं उस पे कि नेक्स्ट एक्शन क्या है। हाँ बोलिए, वहाँ पे वो है। मैडम, आपके लिए just now discuss about the woman empowerment. What is the percent of the woman empowerment where you are actually working, and what is the if empowerment taken so and so percentage, then what kind of they have involved in the livelihood promotion activities? Livelihood activities. Activities. Most of them. Most of the women, what kind of activity they have involved? They're involved. Yeah. Okay, as I told, my sample is mainly rural women. Acha. So major is mainly related to agriculture and other non-farm activity, which is like within the premises of the village and the periphery of the village area. Okay, rural non-farm sector, as I can say. However, the involvement in rural non-farm sector is very less. Okay. That is one thing. And what is the percentage of empowerment? I have not empowerment. I can't say it is like
is this percentage. It's a process. It's not a stock thing. It's a process. It evolves over a period of time. And there are different questions I have put to understand the empowerment. So I think what ये बोलना चाह रहे हैं कि एम्पावरमेंट का कोई परसेंटेज नहीं हुआ है. आपको समझना है कि उन्होंने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे वो मेजर करने के लिए. तो मे बी इफ यू कैन टेक दिस क्वेश्चन ऑफलाइन, आप उनसे बात करिए और इफ यू कैन टेक इट ऑफलाइन, बिकॉज आई थिंक ही वांट्स टू अंडरस्टैंड. अगर मैं आपको समझ रही हूँ कि किस किस पहलू को देखा आपने एम्पावरमेंट के, राइट? हाँ. Okay. ठीक. Okay. We have this. No, I think everybody has a different perspective, so we can talk about it offline on this. I'm sorry, but I'm a big critic of indexing empowerment. Yeah, I could see that. Anybody else has any questions? Actually, I'm so sorry, I couldn't actually talk more about The caste-based disparity is really existing. That's the reason the Patel community, I made it separately. Most of the women, those who have land, they belong to the Patel community, and they are the women those who really don't believe that the land should go to the daughter, because they belong to the class and caste. That actually plays really interesting role in various regions. Cool. Thank you. So let me ask a last question to all the panelists, and you can take 2-3 minutes. Maybe 2 minutes would be better, because then we are standing between the audience and the lunch, and you don't want to be getting all the galis. So नमिता, तुमसे शुरू करते हैं कि अगर आपकी स्टडी के बेसिस पे आपको कोई एक एक्शन देना है किसी एक स्टेक होल्डर, तो इट कांट बी लाइक जेनरिक, एक एक्सटर्नल, एक स्टेक होल्डर और एक एक्शन टू मेक इट मोर इफेक्टिव. It can be, in your case, it can be effective for the women or effective for the state. What would you think through, and whom would you go to? Who will be your stakeholder, and what's your one recommendation? Actionable recommendation. Actionable recommendation. Yeah, it is very hard to choose one. But I think the one that was very critical जो study से निकल के आया was that policy measures are often politically motivated. हमने देखा कि झारखंड ने जो जिस पॉलिसी की मैंने बात की, स्टैम्प ड्यूटी के लिए डिस्काउंट दिया, प्रॉपर्टी टैक्स के लिए डिस्काउंट दिया, झारखंड ने इंट्रोड्यूस किया मेजर, एक गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, दूसरी गवर्नमेंट ने आके उसको हटा दिया. पहली गवर्नमेंट ने बोला कि हमने इसलिए इंट्रोड्यूस किया है, इससे फीमेल एम्पावरमेंट बढ़ेगा. दूसरी गवर्नमेंट ने आके बोला जी रेवेन्यू गिर रहा है इसलिए हटा दीजिए. So you have, and nobody, the second government did not know revenue कितने से गिरा है या कितना गिरा है. आप जितने न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ लीजिए, एक भी परसेंटेज का जिक्र नहीं किया जाएगा. ना ये बोला जाएगा कि इतने फीमेल प्रॉपर्टी ओनरशिप बढ़ा या उस करके इतने से परसेंटेज से गिरा. पिछली वाली गवर्नमेंट को ये नहीं पता होगा कि उनके पॉलिसी मेजर करके कितनी फीमेल प्रॉपर्टी ओनर्स बढ़े स्टेट में. तो इट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग टू सी कि ये पॉलिसी हैज़ बीन अराउंड फॉर 15-20 years, पर कोई स्टडी नहीं कर रहा है. महाराष्ट्र ने अभी रिसेंटली 2023 में फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया डिस्काउंट फॉर फीमेल प्रॉपर्टी ओनर्स. So the fact that state पे state इंट्रोड्यूस करता है, हटा लेता है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड रहता है, बिल्कुल भी कोई स्टडी नहीं हो रहा है. For me, that is the worst way to look at policy. As Shivani also said कि शुरुआत हमेशा अच्छी इंटेंशन से की जाती है, बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उसकी इफेक्टिवनेस को स्टडी करना बहुत जरूरी है. The quality of so my recommendation will be to the government. It is very easy. आज की डेट में at least in urban areas stamp duty के लिए digitize हो चुके हैं records. It is very easy to introduce just that one single column of asking whether the property is owned by a female or a male member. It is joint or it is solo. That is it. It's just an introduction of one single line in a digital form. It is very easy to do. It is ridiculous that it has not been done. आप किसी भी land administration department और टैक्स डिपार्टमेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी to start measuring
A, the quality of implementation of any policy. B, to measure the effectiveness of that policy. उसका monitoring evaluation किया जाए कि उस policy के जो objectives थे वो meet हुए कि नहीं हुए. और इस चीज पे बहुत important, put stock in this particular piece of work. Don't consider it as something that you have to do for reporting, but it is an important piece of work which is needed for future policy. Thank you, Namita. Very clear, very precise. I don't know if we have anybody from the government, but I hope it gets to them somehow. So we'll see how Pranav and other team members can kind of do it. Nisar, आपके लिए same question. एक actionable item, एक stakeholder के लिए. तो गवर्नमेंट ही सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है. गवर्नमेंट को एक तो जो रूल्स हैं जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन को की बात करते हैं, और जमीनें कम बच गई हैं सरकार के पास बांटने के लिए, लेकिन जितने भी हैं वो जो रूल्स हैं उसमें प्रायोरिटी ग्रुप में जरूर महिलाओं मतलब सिंगल विमेन और वुमेन हेडेड हाउस होल्ड को जोड़ना चाहिए मुझे लगता है. दूसरा जो वो कर सकते हैं, राजस्थान में ऑलरेडी ये पॉलिसी है टैक्स रिबेट वाला, जो अगर महिला के नाम पे जमीन होगी तो उसमें टैक्स में छूट मिलेगा, तो वो तो है. लेकिन जो दूसरा ये कर सकते हैं, ये डेटा प्रोवाइड करना बहुत क्लियर कि जो भी आप लैंड दे रहे हो, पट्टे दे रहे हो, वो कितना पुरुषों के नाम पे है, कितना महिलाओं के नाम पे है और कितना जॉइंट है. अगर ये तीनों डेटा वो आता है पब्लिक डोमेन में, ये डेटा का होना ही अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज होता है जिससे काफी चीजें निकलती है, लीड करती हैं. तो ये दो चीजें मैं बोलना चाहता था. थैंक यू. आई थिंक आप दोनों ने, क्योंकि पॉलिसी एनालिसिस और उसका कैसा इम्प्लीमेंटेशन है इसलिए इस पे काम किया है, इसलिए आपके रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट के लिए हैं. इतिश्री, अगर आपको भी यही क्वेश्चन दिया जाए और बोला जाए प्लीज गवर्नमेंट को बख्श दीजिए, दो लोगों ने ऑलरेडी काम दे दिया है उनको, तो व्हाट वुड बी योर हु वुड बी द स्टेक होल्डर यू विल गो टू एंड व्हाट वुड बी? हम रिसर्चर कुछ नहीं कर सकते जब तक डेटा ना मिले, वो सबसे बड़ा दिक्कत हो जाए. ओके, एनीवे कमिंग टू, मेरा प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट होता है दैट हमारे पास लॉ है, बट वो लॉ कहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा? देयर इज ए कस्टमरी लॉ, ओके, विच इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द कोडिफाइड लॉ. ओके, तो वो लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा? इंसेंटिवाइज करेगा. इंसेंटिवाइज मतलब थ्रू डिफरेंट पॉलिसी. सो वो इंसेंटिवाइजेशन का आउटकम एंड आउटपुट में हम फंस जाते हैं. आउटकम मतलब वेदर द आउटकम इज टू एक्चुअली सी द सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, और आउटपुट इज दैट कितने महिला को जमीन मिल गई, 7 फॉर्म में कितने महिला को जमीन ना गया. तो वहां पे वो क्लैरिटी ही नहीं बचती है. मुझे लगता है बहुत सारे पॉलिसी हम बस ऑपरेशनल सेट में बनाने के लिए बना देते हैं. वो पॉलिसी मेकर्स का माइंडसेट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ the society that creates a major issue for me. And yes, completely agree, the data is really the quality, the type of the land, the ownership. When we go to talk with the government officer, they say that we have GPS data now. I told sir GPS data, but at least the basic data you give us that women, in a click of the mobile phone, the women will come to know where is a land. But the women doesn't have a mobile phone. So I don't know, like for me, it's like the, I'm sorry that I can't be so precise like both of them, but for me there is always a problem with the outcome and output, that what we want to achieve, that need to be clear with us. Sure. I hope. Thank you. वह एक स्टेक होल्डर जो कुछ करना चाहिए कल सुबह उठ के, so that based on your finding, one thing, one person or one set of stakeholders you will appeal to. यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस और अलग अलग सेक्टर्स के लोग बैठे हैं, तो जो फाइंडिंग्स की मैं बात कर रही हूँ जिसमें अलग अलग पॉकेट्स में सबको अलग अलग यही चीज़ों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो इसी तरीके से उसको कंपाइल करके नॉलेज शेयरिंग की जो बात है, या जहाँ पर हम कोई 0 से शुरू कर रहा है, कोई 25 से शुरू कर रहा है, तो जहाँ जहाँ जो जो चैलेंजेस निकल के आए हैं, जहाँ जहाँ प्रोसेस को फैसिलिटेट करके इम्पैक्ट को प्रोसीड कर रहे हैं, उसको डॉक्यूमेंट करा जाए और विद इन द सर्कुलर और या वाइडर वे में उसको सर्कुलेट किया जाए, ताकि हम जो अलग अलग पॉकेट्स में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसको ज़्यादा कुछ मिल सके. तो वो सब हमारे लिए मेन
मैं दो लोगों को अपील करना चाहूँगी। एक तो मैं महिलाओं को अपील करना चाहूँगी जो कम्युनिटी में हैं, जो थोड़ी बहुत है यहाँ पर, थोड़ी बहुत नहीं है, कि आप इस नज़रिए को आगे बढ़ाइए और पेट्रियार्की को परपेचुएट मत करिए। आप फ्लैग बेयर्स बनिए अपने कम्युनिटी में कि आप इक्वालिटी की तरफ बढ़ें एंड नॉट कि महिलाओं को पक्षपात करें या पुरुषों को पक्षपात करें, क्योंकि कई बार हमने ये भी देखा है कि पूरी कम्युनिटी मार्जिनलाइज्ड हो जाती है। तो हाउ डू यू टेक एवरीबडी अलॉन्ग बट डोंट लीव द वुमेन बिहाइंड। और दूसरा मेरा अपील रहेगा ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है इस पूरे बिजनेस में, जबकि वो रेवेन्यू ऑफिशियल नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू ऑफिशियल तो सिर्फ लैंड रिकॉर्ड पे काम करते हैं। जो विलेज काउंसिल और विलेज ग्राम सभा है, और आई डोंट नो व्हाट इज द इक्विवेलेंट इन अर्बन एरिया नमिता, पर वो जो है वो रियली इनको इम्पैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट के साथ भी काम करते हैं पर वो सोशल कॉन्टेक्स्ट में काम करते हैं, तो दे कैन हैव अ मोर लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द वे द कम्युनिटी इज थिंकिंग अबाउट इट। सो मेरी अपील इन दो स्टेक होल्डर्स के साथ रहेगी। सो थैंक यू। आई थिंक इट वाज रियली इंटरेस्टिंग टू हियर सच डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स अलोंग द वैल्यू चेन। किसी ने पॉलिसी बनाई, किसी ने नहीं बनाई, किसी ने इम्प्लीमेंट करी, किसी ने मेजर किया। सो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस and making it interesting, and I would say that we should support everybody who's trying to create evidence, because जब तक evidence नहीं होगा तब तक हम measure नहीं कर पाएंगे कि हम बड़े हैं या नहीं आगे, पर evidence नहीं होगा तो कोई फंडर पैसा नहीं देगा। So I think there are two reasons why we should do it, and I think we should like a big applause for all four of you for putting in so much effort and making it. So thank you everybody. Thank you.